हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट तक कैसे हम पहुँचे ये पढ़ा था। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, साइमन कमीशन को ऑल वाइट कमीशन कह के इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। सभी मेंबर उसके अंग्रेज़ हैं, इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। भारत का कानून बनेगा, भारत के रिफॉर्म्स बनेंगे, उसे सभी अंग्रेज़ बनाएं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ भारतीय तो उसमें होने ही चाहिए। इसलिए अपोजिशन में उन्होंने एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन किया है। लाजपत राय लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो जाती है। उधर नेहरू कमेटी बन जाती है, नेहरू रिपोर्ट बनती है, वो अपना संविधान का बेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। साल भर का अल्टीमेटम भी दे देते हैं, साल भर में इसे एक्सेप्ट कर लीजिए वरना हम नया मूवमेंट शुरू कर देंगे। साल भर में कुछ इरविन ऑफर के अलावा कुछ आता नहीं है जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। कांग्रेस फिलहाल उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। लाहौर में 1929 में सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। पूर्ण स्वराज की बात कर लेते हैं। अब तो रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ट्राई कलर भी होइस्ट किया है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। गांधी जी अब नया मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। गांधी जी 1930 से 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं। फेजेज में चला है। एक मौका ज़रूर देते हैं इरविन को, 11 पॉइंट्स डिमांड भेज कर, लेकिन नहीं मानता है इरविन। गांधी जी ने डांडी मार्च की है। उसके बाद गुजरात में सॉल्ट मार्च की है, सॉल्ट लॉ को डिसोबे किया है। राजगोपालाचारी ने भी मद्रास में एक सॉल्ट मार्च की है, केरल में भी हुई है। सिंबॉलिक मार्चेस पूरे भारत में हुई हैं। उसकी क्विट इंडिया दिस मूवमेंट के सक्सेस को देखते हुए अंग्रेज़ों ने चाल चली है। तुरंत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पहली मीटिंग में शामिल नहीं होती है। कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी इरविन टॉक्स होते हैं। गांधी इरविन टॉक्स में कांग्रेस रेडी हो जाती है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस राजी हुई है, पहुंचे भी हैं, लेकिन गांधी जी वॉज द ओनली नॉमिनी। वैसे सरोजिनी नायडू भी पहुंची हैं महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर, मदन मोहन मालवीय भी हैं। इस तरीके से उस मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं होता है। मैकडोनल्ड अवार्ड दे देता है, उसके बेस पे पूना पैक्ट होता है। फाइनली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इस सब का लेखा जोखा समझकर फाइनली एक एक्ट पास हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, जहाँ पर भारतीय अपना राज्य में सरकारें बना सकते हैं। भारतीय इलेक्शन लड़ते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, वो 8 राज्यों में सरकारें बनी थी, 6 में सीधे सीधे, 2 में कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद फिर छुटपुट इवेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अगस्त ऑफर होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। जब चियांकाई शेख रूजवेल्ट ने बोला है कि भाई भारत से बात कीजिए, जापान का मूवमेंट वेस्टर्न दिशा में हो रहा है, भारत मेनलैंड की तरफ, और देखिए वो अंडमान निकोबार तक पहुंच चुके हैं, ईस्ट एशिया पूरा कैप्चर कर लिया है। ऐसे में फिर क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। क्रिप्स से बात बन नहीं पाती है, क्रिप्स सब कुछ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में फिर कांग्रेस समझ लेती है अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको बड़ा मूवमेंट शुरू कर ही देना चाहिए। इस तरह शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फीचर्स इसके: ऑन 8th of August एट बॉम्बे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। गांधी जी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ पीपुल। एक बहुत बड़ी मीटिंग की है गांधी जी ने बम्बई में, और वहाँ पर लोगों से बात की है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और मूवमेंट में कैसे कैसे करना है इंस्ट्रक्शंस आपको कांग्रेस कमेटी दे देंगी। क्योंकि ये वॉर का समय है, हो सकता है लीडर्स अरेस्ट हो जाएं, आपको गाइड करने के लिए कोई भी ना रहे। यदि ऐसा है तो बी योर ओन गाइड, खुद अपने गाइड बन जाइएगा। मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए। एंड आई आस्क यू दैट फ्री योर सेल्फ एंड डू नॉट लिव टू सी द ऑनगोइंग स्लेवडम। गांधी जी ने इस मीटिंग में नारा दिया था डू और डाई। यहाँ पर वो डू और डाई का नारा दे देते हैं। बी योर ओन गाइड, खुद जैसा समझे वैसा कीजिएगा। डू और डाई, फ्री योर सेल्फ एंड डू नॉट लिव टू सी द ऑनगोइंग स्लेवडम, गांधी जी बोल देते हैं। कांग्रेस का एंटिसिपेशन ये था कि जब मूवमेंट शुरू हो जाएगा उसके बाद शायद सरकार अरेस्ट करेगी, लेकिन सरकार अगले ही दिन एक्शन ले लेती है। एंड ऑल लीडर्स थ्रू आउट इंडिया वर अरेस्टेड। पूरे भारत में छापे पड़े हैं और पूरे भारत में लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, और उनको सीक्रेट लोकेशंस पे रखा गया है ताकि लोगों को ना पता लगे और लोकल मूवमेंट शुरू ना हो जाए। तो क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वॉज प्लेस्ड वेयर? सो गांधी जी वॉज प्लेस्ड इन आगा खान पैलेस, पूना। क्विट इंडिया के समय गांधी जी को रखा गया था
आगा खान पैलेस पूना में। बाकी लीडर्स अलग अलग जगह रखे गए थे। बहुत से तो रहे थे अहमदनगर फोर्ट जेल, कुछ बेयूर जेल पटना, अल्मोड़ा जेल, नैनी जेल इलाहाबाद। ये उस समय की सीक्रेट जेल्स थी। बहुत दिन तक लोगों को पता नहीं है कहाँ लीडर्स को रखा गया है। इस तरीके से बहुत दिन तक ये लीडर्स सीक्रेट जेल्स में रहेंगे। मतलब मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया है। उधर गांधी जी ने डू और डाई बोली दिया है, तो लीडर्स तो नहीं हैं। जब लीडर्स नहीं हैं मूवमेंट को चलाने के लिए, कह सकते हैं क्विट इंडिया एक लीडरलेस मूवमेंट हुआ करता था, लोगों को लीड करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में मूवमेंट को कुछ यंग लीडर्स आए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है इन द फॉर्म ऑफ राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली, सुचेता कृपलानी। इसी समय एक लीडर हैं उषा मेहता, उन्होंने बॉम्बे से चलाया है कांग्रेस रेडियो। कभी कभी पूछ लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में शायद ना भी पूछा जाए कि क्विट इंडिया के समय कांग्रेस रेडियो सूचना के लिए किसने चलाया था? उषा मेहता ने। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अरुणा आसफ अली। पूछ लेंगे आपसे अरुणा आसफ अली का योगदान किस मूवमेंट में था? आप बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये यंग लीडर्स हैं, इन लोगों ने किसी भी तरीके से छुप छुपा कर लोगों की मदद की है, मूवमेंट को चलाने में सहायता दी है। इसी मूवमेंट में भारत में जगह जगह बनी है पैरेलल गवर्नमेंट। सतारा में बनी है, बलिया यूपी में बनी है, मिदनापुर में बनी है। आपसे इतना पूछ सकते हैं किस मूवमेंट के समय समांतर सरकारें बनी हैं? आप बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है कि अंग्रेजी शासन वहाँ कुछ समय के लिए ख़त्म हुआ है और इंडियंस ने अपना शासन शुरू कर दिया है, इसे बोला गया है पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सतारा, बलिया, मिदनापुर, यहाँ और इक्का दुक्का जगह बनी है, पैरेलल गवर्नमेंट बनी है। मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, मतलब पूरे भारत में जितनी ज़्यादा वायलेंस हो सकती थी उतनी ज़्यादा वायलेंस हुई है। वाइसरॉय लिनलिथ गो बोल देता है बाई फार द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत बड़ा मूवमेंट, बड़े स्तर पर वायलेंस हुई है क्विट इंडिया मूवमेंट में, उतना ही ब्रूटल इसका सप्रेशन हुआ है। जितनी बड़े स्तर पर लोगों ने वायलेंस की है उतना ही इसका सप्रेशन हुआ है। इतना बुरा हुआ है कि जलियांवाला बाग जैसी चीज़ें, डायरेक्ट फायरिंग तो बहुत कॉमन सी बात है, एयर बॉम्बिंग तक हुई है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय एयर बॉम्बिंग तक हुई है। पुलिस थाने हैं, रेलवे स्टेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जहाँ जहाँ जो हो सकता था, गवर्नमेंट अथॉरिटी के जितने सिंबल्स हैं उनको लोगों ने तहस नहस किया है। 3-4 महीने बहुत बड़े स्तर पे चलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत बड़े स्तर की वायलेंस हुई है और उतना ही बड़े स्तर का सप्रेशन किया है अंग्रेज़ों ने। लेकिन नवंबर दिसंबर तक आते आते मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। लीडर्स नहीं हैं, बहुत दिन तक लोग इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे। चलता तो रहता है लेकिन इसकी पीक कुछ नवंबर दिसंबर तक आते आते ख़त्म हो जाती है 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट द लास्ट एंड द बिगेस्ट मूवमेंट यू कैन से चला है। उधर भारत के बाहर सुभाष चंद्र बोस हैं, उधर INA बन रही है साउथ ईस्ट एशिया में, वो एक अलग डेवलपमेंट है, बाद में देखेंगे। 1942 के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट सप्रेस तो हो गया, लेकिन अंग्रेज़ ये समझ गए हैं कि भारत में अगर रूल करना है तो अब आने वाले समय में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का रिफ्लेक्शन ऐसा आया था, इफ़ेक्ट ऐसा आया था कि अंग्रेज़ समझ चुके हैं कि भारत में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। 1942 से पहले वाला समय नहीं चल पाएगा। बहरहाल वो तो एक अलग डेवलपमेंट है। उधर सभी लोग जेल में हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। 1944 में एक छोटा सा कोशिश ये हुई थी कि राजगोपालाचारी ने एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है जिसे कहते हैं राजाजीज फार्मूला और CR फार्मूला।
to resolve हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, मतलब पाकिस्तान इंडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्होंने एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की थी। नाम पड़ गया था राजगोपालाचारी फार्मूला और CR फार्मूला, राजाजीज फार्मूला टू रिजॉल्व, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग की बात सुनकर क्या उनके साथ बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद इन द यूनाइटेड इंडिया। ये इसे कहते हैं CR फार्मूला। उधर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने लगती है 1944 के सेकंड हाफ से, जापान जर्मनी वगैरह हारने लगे हैं। फरवरी 1945 तक आते आते लगभग तय हो गया है कि वर्ल्ड वॉर ये वाला ग्रुप हार गया है। उधर 1945 में जब हालात ठीक होने लगते हैं तो सभी लीडर्स को रिहा किया जाता है कांग्रेस के। गांधी जी को 1944 में ही रिहा कर दिया गया था हेल्थ ग्राउंड्स पे। उधर सभी और बाकियों को भी रिहा किया जाता है और जून 1945 में बुलवाई जाती है एन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस। होती है शिमला में कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड वॉर के दौरान ही वायसरॉय बना दिया गया था वेविल। इससे पहले लिनलिथ गो था। वेविल हैड बिकम वायसरॉय इन 1943। तो वेविल ने बुलाई है शिमला कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ के लीडर्स बुलाए गए हैं, कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है। यहाँ पर यह बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वायसरॉयस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको कंप्लीटली इंडियन बना देंगे। क्रिप्स के समय कह रहे थे आपको काफ़ी मंत्रालय दे सकते हैं डिफेंस छोड़ के, यहाँ कह रहे हैं डिफेंस भी आपको दे देंगे। वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मंत्री भारतीय होंगे एक्सेप्ट वायसरॉय एंड सेना नायक, कमांडर इन चीफ। ये दो अभी भी अंग्रेज़ों के पास होंगे, बाकी सारे पद हम भारतीयों को दे सकते हैं। मतलब हम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, इसे कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। हम आपकी गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे, बस वायसरॉय और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होंगे, मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी भारतीय हो सकता है। इस गवर्नमेंट में 14 मेंबर होंगे, 5 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 4 बाकी पार्टियों से होंगे। 14 लोगों की ये गवर्नमेंट हुआ करेगी। आप लोग अपने अपने 5-5 मेंबर भेज दीजिए, मैं उनको मंत्री बनाने को तैयार हूँ। ये ऑफ़र हम आपको दे देते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस में ये ऑफ़र दिया गया है कि आपकी भारतीय सरकार बनाने को तैयार हैं। पार्टी बता दे कौन से उनके 5 है, लीग बता दे कौन से उनके 5 है। छोटी पार्टियों से 4 मेंबर होंगे, ये वायसरॉय डिसाइड कर देंगे, हम आपकी गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं। जब ये ऑफ़र दिया गया है तो मुस्लिम लीग ने बोला है कि अगर इस सरकार में मुस्लिम्स को आना है तो दे कैन बी नॉमिनेटेड ओनली बाय मुस्लिम लीग। अगर इस सरकार में मुस्लिम मेंबर्स को आना है तो उन्हें मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट कर सकती है। मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी मुस्लिम को आना है तो वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करे, या कोई मुस्लिम किसी और पार्टी से इस सरकार में मंत्री नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में लीग को माना जाए। जिन्ना ने ये बोला है, इफ़ एनी मुस्लिम मेंबर हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ दिस काउंसिल ही कैन बी ओनली नॉमिनेटेड बाई लीग ओनली। मतलब कांग्रेस या और पार्टियां किसी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग है। ये उसने डिमांड अपने सामने रखी है। ओबियसली कांग्रेस इस डिमांड के लिए राज़ी नहीं होगी। फिलहाल वेविल भी राज़ी नहीं हुआ है और शिमला कॉन्फ्रेंस में कोई फैसला नहीं हो पाता है। कांग्रेस में गफ्फार खान हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये कैसे लीग को ज्वाइन कर लेंगे मंत्री बनने के लिए? ओबियसली नहीं हो सकता था। बहरहाल ये जो एफर्ट था ये फेल हो जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस जून 25, 1945 फेल हो जाती है, जिसमें लीग ने अपने लिए स्पेशल पावर मांगने की कोशिश की है। कांग्रेस राज़ी नहीं है, ये एफर्ट फेल हो जाता है। उधर इंग्लैंड में भी चुनाव हुए हैं 1945 में। इंग्लैंड में चुनाव हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वैसे तो चर्चिल ने वॉर जीत ली थी एक तरीके से, लेकिन चर्चिल हार गया है और 1945 में जो पार्टी बनी है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी है इंग्लैंड में। कई साल बाद लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और मैंने आपको बताया था कि लेबर पार्टी प्रो इंडिया पार्टी थी। मतलब लेबर पार्टी की सरकार बन गई है, हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन हुए हैं और क्लीमेंट एटली बना है प्रधानमंत्री। स्टैफर्ड क्रिप्स जो लेबर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, क्रिप्स प्रपोजल लेके आया था, वो इसका
मंत्री हैं तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब फुल फ्लेजेड लेबर सरकार नवंबर तक इंग्लैंड में बन गई है। और जो नई सरकार है वो फैसला कर लेती है लेट अस लीव इंडिया। बदलते हालातों में वो फैसला कर लेते हैं और भेजते हैं भारत कैबिनेट मिशन। तो भारत आया है कैबिनेट मिशन विद अ प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान नई पार्टी क्लीमेंट एटली की पार्टी डिसाइड कर लेती है हमें इन हालातों में भारत छोड़ देना चाहिए। वैसे भी लेबर पार्टी प्रो इंडिया तो थी, लेकिन वर्ल्ड के हालात, इंडिया के हालात ऐसे हो चुके थे, ऐसे में उन अंग्रेज़ों का भारत में चल पाना संभव नहीं था। ऐसे में वो प्लान कर लेते हैं और पार्टी के 3 मंत्री, सरकार के 3 मंत्री भारत आए हैं तो नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मंत्री हैं। कैबिनेट तो नाम पड़ गया कैबिनेट। पैथिक लॉरेंस इसका चेयरमैन है और भारत सचिव भी है। आखिरी भारत सचिव था पैथिक लॉरेंस। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस ये भारत पहुंचे हैं और पहली बार ऑफिशियली बोला गया है कि वी आर रेडी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर। हम सत्ता सौंपने को तैयार हैं। इस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान वो पहला प्लान था जब अंग्रेज़ों ने बोला है कि हम सत्ता सौंपने को तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उन्होंने बोला है। और कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं इसमें। एक तो जो मेन प्रपोजल्स वो ये हैं कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, वो बनाएगी आपके देश का एक संविधान। भारत में 2 तरीके के राज्य हैं, स्टेट्स एंड प्रोविंसेस हैं। संविधान सभा में कुछ मेंबर्स प्रोविंसेस से आएंगे, कुछ मेंबर्स स्टेट से आएंगे। आप सब मिलके भारत का संविधान बनाएंगे। उधर ये जो प्रोविंसेस हैं इनको 3 सेक्शंस में बांटा जा रहा है संविधान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूपी, सीपी, उड़ीसा, ये सेक्शन ए प्रोविंसेस हैं। मतलब ये सेक्शन ए प्रोविंसेस हैं। संविधान सभा में कुछ मेंबर्स तो आएंगे सेक्शन ए प्रोविंसेस से, कुछ बॉम्बे से आएंगे, कुछ मद्रास से आएंगे, कुछ बिहार से आएंगे, कुछ यूपी से, कुछ सीपी से, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड कुछ उड़ीसा से। सेक्शन बी हैं पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कुछ यहाँ से आएंगे। सेक्शन सी है बंगाल एंड आसाम। सेक्शन सी है बंगाल एंड आसाम। इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव सीधे नहीं होगा। मैंने पॉलिटी में आपको बताया था, जो एमएलए हैं, प्रोविंसेस के मेंबर्स हैं, वो चुन लेंगे। हर 10 लाख पे एक मेंबर होगा। ऐसे ही रियासत के मेंबर नॉमिनेट होके आ जाएंगे। प्रोविंसेस को हम 3 सेक्शंस में बांट रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कुछ मेंबर्स सेक्शन ए प्रोविंसेस से आएंगे, कुछ सेक्शन बी से आएंगे, कुछ सेक्शन सी से आएंगे। संविधान सभा ये मिलके तय कर ले कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सत्ताएं उनको देना है, कम्युनिकेशन उनको देना है। राज्य सरकारें कौन सी पावर रखेंगी ये आप लोग खुद तय कर लें। एक फेडरल सिस्टम बनाने की बात चल रही है। संविधान बना लीजिए आप लोग सब मिलकर, और जैसे ही संविधान बन जाएगा हम आपको सत्ता सौंप देंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत लंबा सा है। अब सेक्शनिंग ऑफ प्रोविंसेस हो गई है और संविधान सभा में इस तरीके से मेंबर्स आया करेंगे, ये बोल दिया गया है। और प्रोविंसेस के सेक्शन किए हैं। जब डिस्कशन होने लगा है तो जिन्ना ने ये बोला है कि जो सेक्शंस हैं इनको परमानेंट कर दीजिए, कंपलसरी ग्रुपिंग कर दीजिए। मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कांग्रेस ने बोला है ये ग्रुपिंग की गई है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ग्रुपिंग आगे नहीं चल पाएगी। जिन्ना वांटेड टू हैव दिस कंपलसरी बी एंड सी, क्योंकि इन फ्यूचर इट कैन बिकम वेस्ट पाकिस्तान, इट कैन बिकम
ईस्ट पाकिस्तान, ये आगे चल के वेस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, ये ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा। जिन्ना के दिमाग में ये बात थी। कंपल्सरी ग्रुप की ग्रुपिंग के पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम हो गई है और सारी वार्ता लगभग तय होने के बाद फाइनली मुस्लिम लीग ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। मुस्लिम लीग ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और दे दिया है नारा कि आने वाली 16 अगस्त 1946 को हम पूरे भारत में मनाएंगे डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। लीग ने नारा दे दिया। 29 जुलाई 1946 को लीग ने किसी भी वार्ता से अपने आप को पीछे कर लिया है। वो अभी भी एक कंबाइंड सिस्टम में काम करने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। यहाँ पर एक प्रपोजल ये भी आया था कि जब तक आप लोग अपना संविधान बनाएंगे तब तक हम आपकी एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बना देते हैं। एक तरफ आप लोग अपनी इंटरिम गवर्नमेंट चलाइए, एक तरफ संविधान बनाइए और जैसे ही संविधान बन जाएगा हम आपको सत्ता कंप्लीटली सौंप देंगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट भी कैबिनेट मिशन प्लान का एक फीचर था। लेकिन लीग रेडी नहीं है और लीग ने बाकायदा कह दिया है कि सीधी कार्रवाई चाहिए, पाकिस्तान के लिए सड़कों भी आना है तो आ जाइए। जब ये नारा आ जाता है तो ओबियसली 16 अगस्त को फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं। पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स का डे कहलाता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फेल हो गया है और राइट्स को कोई रोक नहीं पा रहा है। यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान में भी कोई फाइनल बात नहीं हो पाती है। उधर संविधान सभा मैंने आपको बताया था काम करना शुरू कर देगी और जब इंटरिम गवर्नमेंट की बात हुई थी तो इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में बना दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हैं और इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू के पद का नाम वाइस प्रेसिडेंट था। प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था, प्रीमियर नहीं था। इंटरिम गवर्नमेंट में उनका पद का नाम वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था। इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है, बोला है वेविल ने आप सत्ता संभालिए, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट काम करने लगी है। इंटरिम गवर्नमेंट में आपको याद हो 5 मेंबर लीग के भी आने थे। लीग इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। लीग किसी ज्वाइंट एफर्ट के लिए रेडी नहीं है। बाद में लीग ज्वाइन भी कर लेती है इंटरिम गवर्नमेंट, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन उनका पर्पस इंटरिम गवर्नमेंट को फेल करना था, चलाना नहीं था। दिसंबर तक आते आते दिखने लगता है कि लीग ने अल्टीमेटली 5 मेंबर भेजे तो हैं, बट उनका पर्पस चलाना नहीं है, इसको फेल कराना है। तो वो हालात और बिगड़ने लगे थे। उधर मैंने आपको बताया था दिसंबर 9 को भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था पार्लियामेंट में, जब लीग मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो संविधान उनके बने बनना शुरू हो गया है। इन बिगड़ते हालातों को देखकर कि जब लीग और कांग्रेस साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, उधर भारत के हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं, देन जो प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, उसने अनाउंस किया है एटलीस्ट अनाउंसमेंट और एटलीस्ट रिमार्क्स। उसने बोला है कि वी शैल ट्रांसफ़र पावर लेटेस्ट बाई 30 जून 1948। पहली बार तारीख दी गई है। आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान में 15 अगस्त डेट मेंशन नहीं थी, कोई भी डेट मेंशन नहीं थी। ये कहा था हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए तैयार हैं, डेट नहीं दी गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में सेपरेट पाकिस्तान की बात भी नहीं की गई है। राज्यों को ज़्यादा पावर दे दी जाएगी ये बात तो है, पार्टीशन की बात नहीं है। इधर पहली बार डेट दी गई है कि हम 30 जून 1948 तक, 1948 30 जून है, सत्ता सौंप देंगे और इसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर को देखने के लिए भेजा जाता है वाइसरॉय माउंट बेटन। फरवरी में ये अनाउंसमेंट हो गया है एंड देन माउंट बेटन बिकेम द लास्ट वाइसरॉय। ही सक्सीडेड वेविल को सक्सीड कर लेता है। मार्च 1947 में माउंट बेटन हैड कम टू इंडिया टू लुक आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। हम सत्ता सौंपने को तैयार हैं। माउंट बेटन आया है भारत और माउंट बेटन ने फिर सभी इम्पोर्टेंट नेताओं से टॉक्स करनी शुरू की हैं और फिर उसने ये गांधी जी से बात करता है, जिन्ना से बात करता है, पटेल से बात करता है, नेहरू से बात करता है और लोगों से सभी से बात करके निष्कर्ष निकालता है कि सत्ता एक देश को नहीं कम से कम 2 देशों को देनी पड़ेगी। इंग्लैंड वापस भी जाता है, इंग्लैंड की सरकार से ही बात करता है। इंग्लैंड की सरकार भी कहती है कि जब इंडियंस रेडी हैं पार्टीशन के लिए तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर पार्टीशन। तो माउंट बेटन ने काफ़ी दिन तक बात की है, कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग पे मीटिंग हुई हैं और फाइनली माउंट बेटन
ये रिपोर्ट देकर अंग्रेज़ी सरकार भी रेडी हो जाती है, अनाउंस कर देता है माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान। सभी लोग रेडी हो गए हैं। 3 जून प्लान, इसका नाम 3 जून प्लान हो गया था। 3 जून प्लान भारत का ऑफिशियल पार्टीशन प्लान है, जिसमें बोल दिया गया है कि सत्ता दी जा रही है इंडिया एंड पाकिस्तान को। पहली बार बोला गया है 2 डोमिनियंस को सत्ता दी जा रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। बंगाल एंड पंजाब, इनके एरियाज डिवाइड होंगे, मुस्लिम डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड, और इसके लिए एक कमीशन बिठाया जा रहा है अंडर रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ कमीशन डिसाइड करेगा कि बंगाल का कितना हिस्सा भारत में आएगा, कितना ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, ऐसी पंजाब बटेगा। तो इनके लिए रेडक्लिफ कमीशन, बाउंड्री कमीशन अपॉइंट हुआ है। इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और सिलहट ज़िला ऑफ आसाम, ये आसाम में था लेकिन बॉर्डर पे था बिल्कुल बांग्लादेश के, तो ये मुस्लिम ज़िला है। यहाँ पर वोटिंग से तय कर लेंगे यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, सिंध में क्या है, सिलेट में क्या है। और 15 अगस्त पहली बार डेट दी गई है, 15 अगस्त 1947 को हम सत्ता ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से ये माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान आ जाता है, जिसमें पार्टीशन की बात साफ साफ कर दी गई है। यहाँ पर बता दिया गया है कि कैसे कैसे व्यू पॉइंट ले लिया जाएगा। उधर रेडक्लिफ कमीशन अपना अवार्ड दे देता है। वेस्ट बंगाल केम टू इंडिया एंड ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब बिकेम वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ रेडक्लिफ लाइन हुआ करती है, इसका पार्ट थी ये। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जब रेफरेंडम होता है तो वहाँ के लोग, उसमें जो यहाँ के लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ के लीडर हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, ये प्रो इंडिया थे, ये पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो जब यहाँ पर जनता का वोट होता है तो इनके जो ट्राइब के लोग हैं, पश्तून ट्राइब के लोग हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। दे नेवर वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जितने लोगों ने फिर भाग लिया, दे ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, इसलिए ये पाकिस्तान में चला गया है वोटिंग से। मेजर पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया वाज पश्तून ट्राइब। तो इन लोगों ने भाग ले लिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान के लीडर हैं। गफ्फार खान ने एक रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाया था, यही लिख लीजिए, आगे नहीं आ पाएगा। गफ्फार खान ने एक रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाया था और इनके जो मेंबर्स होते थे वो कहलाते थे खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं। ये सब मिलकर चलाते थे एक लाल कुर्ती आंदोलन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गफ्फार खान इसके लिए भी मौजूद थे। ये पहले का मूवमेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गफ्फार खान। तो गफ्फार खान के लोगों ने तो भाग नहीं लिया। उधर सिंध ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, सिलहट ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। यहाँ पर वोटिंग से पाकिस्तान में चले जाते हैं। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस फाइनल हो जाएगा। इसको दोनों पार्टियाँ एक्सेप्ट कर लेती हैं और जब ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये वो ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। बाय जुलाई 1947 दिस 3 जून प्लान वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड और इस इंस्ट्रूमेंट से इंडिया को मिल जाती है इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इससे मिल जाती है इंडिपेंडेंस। जून 3 प्लान, माउंटबेटन प्लान। This was in brief the freedom struggle, how India got independence. After this, माउंटबेटन को बना दिया जाता है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। देन माउंटबेटन हैड लेफ्ट, तो फिर राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इनसे ही टेक ओवर कर लेंगे राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो जाता है। दिस वॉज द मेन लाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगले लेक्चर में हम छोटे छोटे टॉपिक कर लेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, HSRA वगैरह, वो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, उनको कवर कर लेंगे। कुछ छोटे मोटे और हैं, राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज है, कुछ एक लेक्चर और 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, उसमें ये बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। दिस वे इट इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न इंडिया। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में, अगले 1-2 लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करके मेडिवल इंडिया शुरू कर देंगे। थैंक यू।